नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ड के यूट्यूब क्लास में। आज से हम हिंदी की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। कुछ उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम आज हिंदी की कक्षा शुरू कर रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो भाषा विज्ञान है। इस चैप्टर में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, विकास क्रम क्या है, हिंदी भाषा जो है या कोई भी भाषा क्या होती है। उसके बाद मैं बताऊंगा आप सभी को अपभ्रंशों के बारे में, उन अपभ्रंशों से जो तमाम उपभाषाएं हैं उन उपभाषाओं का कैसे जन्म हुआ और अनेक उपभाषाओं से अनेक बोलियों का जन्म कैसे हुआ, मैं आपको ये बताऊंगा। और वो बोलियां क्षेत्रीय स्तर पर कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, मैं आपको आज इस क्लास में इतना सब कुछ बताऊंगा। कम समय में बेहतर तैयारी होगी, आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या होता है। भाषा होती क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि लैंग्वेज, ये भाषा क्या होती है, ठीक। तो भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है। भाषा के ही माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को, अपने भावों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के विचारों और भावों को अपने तक ले आते हैं। इसी साधन और माध्यम को बोलते हैं हम भाषा। अगर भाषा ना हो तो हम कहीं न कहीं अपनी बातों को, अपनी भावों को, विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक। तो भाषा क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है। चलिए उसके बाद हिंदी भाषा का विकास क्रम जो हुआ है हम देखते हैं। सबसे पहले जो हिंदी है, ये आप लोग एक फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। हिंदी जो है वो स्वयं अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कैसे फारसी भाषा का शब्द कैसे है कि प्राचीन काल में जब ईरानी भारत में आक्रमण करने के लिए, राजपाट करने के लिए यहाँ पे आए, तो वो सिंधु नदी को क्रॉस करके इधर भारत में, इंडिया में प्रवेश किए और उनकी भाषा जो थी फारसी भाषा थी। और फारसी भाषा में सा को हा बोला जाता है। तो सिंधु नदी को लोग सिंधु नहीं बोले, सिंधु नदी को सिंधु ना बोल करके वो लोग बोले हिंदू। उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो वो हिंद बोलने लगे और हिंद में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो हिंदी कहलाई, हिंदी कहलाई। तो इस प्रकार से जो हिंदी शब्द है ये ईरानियों की देन है, ये फारसी भाषा का शब्द है। अपने आप में एक प्रश्न है, एक उत्तर है, इसको समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसका विकास क्रम कैसे हुआ। देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी भाषा का जन्म या पतन अचानक से नहीं होता है। किसी भी भाषा का जन्म या पतन अचानक से नहीं होता है, बल्कि किसी भी भाषा का जन्म एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, ठीक। तो हिंदी की आदि जननी को हम बोलते हैं संस्कृत, अर्थात संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ठीक। तो चलिए हम हिंदी का विकास क्रम देखते हैं। प्राचीन काल में भारत में आर्य निवास करते थे और आर्यों की भाषा हुआ करती थी संस्कृत। तो संस्कृत को हम दो भागों में बांटते हैं, एक वैदिक संस्कृत है और एक लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत का मतलब इसे देववाणी भी बोलते हैं। इसी वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई है, इसलिए इसे वैदिक संस्कृत बोलते हैं, इसे देववाणी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो संस्कृत है उसे बोला जाता है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया है इनका कालक्रम लिख दिए हैं। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक जो बोली जाने वाली भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत। उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक जो बोली जाने वाली भाषा थी वो थी लौकिक संस्कृत। उसके बाद 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईस्वी तक पाली भाषा बोली गई भारत में, और प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा बोली गई, और उसके बाद अपभ्रंश। तो इन भाषाओं का मतलब क्या है
ये वैदिक संस्कृत है, इसमें वेदों की रचना हुई, इसे देववाणी भी बोलते हैं। तो ये लौकिक संस्कृत है। और पाली भाषा, भाषा क्या होता है, समय के साथ बदलती जाती है सभी लोगों के लिए। जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, तो वो जब सही उच्चारण नहीं कर पाता है तो कुछ गलत उच्चारण कर देता है, तो हमारी बड़े लोगों में और बच्चों में अंतर दिख जाता है। ऐसे ही जो शिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे पहले के समाज में, जैसे ब्राह्मण या राजा महाराजा, तो शिक्षित व्यक्तियों की भाषा और आम नागरिकों की भाषा तथा अशिक्षित व्यक्तियों की भाषा में अंतर दिखता था। तो भारत में जितने भी लोग निवास करते थे सभी लोग शिक्षित नहीं थे। तो जो ब्राह्मण और राजा महाराजा की भाषा हुआ करती थी वो थी संस्कृत, जबकि जो आम नागरिक सामान्य आदमी और अशिक्षित आदमियों की भाषा हुआ करती थी वो थोड़ा उनसे भिन्न हुआ करती थी। ठीक है, उनको उतना ज़्यादा संस्कृत नहीं आता था, तो उनकी भाषाएं थोड़ा भिन्न हुआ करती थी। तो ऐसे ही पाली भाषा का विकास हो गया, फिर धीरे धीरे पाल से प्राकृत भाषा का विकास हो गया, और धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश कोई भाषा नहीं अपने आप में, अपभ्रंश इन्हीं भाषाओं के परिवर्तित रूप हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी भाषा, गिरी भाषा, बिखरी भाषा। जब एक भाषा से भाषाओं में परिवर्तन होते होते अनेक भाषा का निर्माण हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं अपभ्रंश। ये अपभ्रंश वही अनेक भाषाएं अपभ्रंश कहलाई। ठीक है, और जो पाली भाषा है, पाली भाषा में बौद्धों ने अपना प्रचार प्रसार किया, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रचार प्रसार किया, ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में, इसलिए इन्हें बौद्धों की भाषा बोली जाती है। और जो प्राकृत भाषा है जैनों की भाषा बोली जाती है, क्योंकि जैन धर्म के जो साधु महात्मा थे, जो तीर्थकर थे, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा के माध्यम से किया। अब जो अपभ्रंश है ये कई प्रकार के हैं, चलिए उसके आगे देखते हैं। अभी आपको बताएंगे अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, उनसे कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं। ठीक, अपभ्रंश के बाद इसका जो बाद का रूप है वो अवहट्ट है, और अवहट्ट का जो बाद का रूप है वो प्राचीन हिंदी है, और प्राचीन हिंदी का जो आज का रूप है वो हिंदी है। हिंदी एक मिश्रित भाषा है, हिंदी में तमाम भाषाओं के शब्द बोले जाते हैं। अरबी भाषा के शब्द बोले जाते हैं, तुर्की भाषा के शब्द बोले जाते हैं हिंदी में, उर्दू भाषा के शब्द बोले जाते हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द बोले जाते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द बोले जाते हैं। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें तमाम भाषाओं के शब्द बोले जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हिंदी जो है मिश्रित भाषा है। चलिए अब हम देखते हैं अपभ्रंश कि कौन कौन से अपभ्रंश हैं और उन अपभ्रंशों से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो कुछ हम प्रमुख अपभ्रंश लिख रहे हैं, उन अपभ्रंशों से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है इसके साइड में हम लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो ये वीडियो है ये कम समय में आपको बहुत कुछ देखे जाएगा, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। ठीक, जैसे कि एक अपभ्रंश है सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास हुआ। राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ, गुजराती उपभाषा का विकास हुआ। ठीक, खस अपभ्रंश से पहाड़ी उपभाषा का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी उपभाषा का विकास हुआ। उसके बाद एक अपभ्रंश है ब्रांचण। ब्रांचण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। उसके बाद एक अपभ्रंश है अर्धमागधी, इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और एक अपभ्रंश है मागधी, मतलब मगध अर्थात बिहार, तो यहाँ से बिहारी, बांग्ला
उड़िया, असमिया, इन उपभाषाओं का विकास हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 और एक और है महाराष्ट्री। अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा का विकास हुआ। ठीक, तो इतने प्रकार के अपभ्रंश हैं: सौरसेनी, खस, पैसाची, ब्रांचड़, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री। ठीक, इन अपभ्रंशों से इतने उपभाषाओं का विकास हुआ है। ये जो है ये अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश है, और जो ये है ये उपभाषा है। देखिए, वही पाली प्राकृति टूट फूट करके, बिखर करके इन अपभ्रंशों में विखंडित हो गई, अलग अलग रूप से बोली जाने लगी। इन्हीं को हम बोले ये फला फला अपभ्रंश, जैसे कि पैसाची, ब्रांचड़, अर्धमागधी, ये सब अपभ्रंश के रूप में वही भाषा टूट फूट गई। उसके बाद ये भी जब अपभ्रंश टूटे फूटे तो इनमें इतनी उपभाषाएँ निकल गई, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। पश्चिम भारत के अगर भारत को 4 भागों में बांट दिया जाए, उत्तर, दक्षिण और पूरा पश्चिम, तो पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी थी वो पश्चिमी हिंदी कहलाई, राजस्थानी, गुजराती। फिर यहाँ से पहाड़ी, खस से लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, समिया और मराठी। तो अब इतना आप लोग पढ़ लिए हैं कि कौन से अपभ्रंश से कौन से उपभाषा का जन्म हो रहा है। ठीक, अब आपको पढ़ना ये है कि हिंदी से संबंधित कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं, 18 बोलियां आती हैं। इसमें जितने भी उपभाषाएं आपको दिख रही हैं, सभी उपभाषाएं हिंदी से संबंधित नहीं हैं। जैसे कि सिंधी हो गया, ये हिंदी से संबंधित नहीं है, लेकिन अपने आप में एक भाषा है और इसका जन्म ब्रांचड़ अपभ्रंश से हुआ है, जिसको आप जानते रहिए। ठीक, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और लहंदा पंजाबी, ये भी हिंदी से संबंधित नहीं है। गुजराती, ये भी हिंदी से संबंधित नहीं है। बांग्ला, ये भी हिंदी से संबंधित नहीं है। उड़िया, ये भी नहीं संबंधित है, ये भी नहीं संबंधित है। और मराठी, ये भी नहीं संबंधित है। तो जो हिंदी से संबंधित 5 उपभाषाएं हैं उनमें बिहारी आएगा, और पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ये 5 उपभाषाएं हैं जो हिंदी से संबंधित है, और इनसे ही 18 बोलियों का विकास हुआ है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर कम से कम, नहीं तो 4 नंबर क्लियर हो जाएगा कम से कम। यहाँ से अगर प्रश्न बनेंगे तो आप हल कर ले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी थीं और उनसे विकास बोलियों का कैसे हुआ।
चलिए, तो अब देखते हैं। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि कौन कौन से अपभ्रंश से कौन कौन से उपभाषाओं का विकास हुआ और कौन कौन से उपभाषाएं हिंदी से संबंधित हैं। उन उपभाषाओं से हम बताएंगे, अब इसमें बताने जा रहे हैं कि वो उनमें से कौन कौन सी बोलियां निकली। तो ये जो 5 उपभाषाएं हैं ये हिंदी से संबंधित हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, बिहारी उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा और राजस्थानी उपभाषा। आप इसको देख लीजिएगा, ये उपभाषाएं कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, आपको मैंने अभी बताया है, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसे पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है ये कौन से अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी उपभाषा है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी उपभाषा है ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पहाड़ी उपभाषा है ये खस अपभ्रंश से विकसित हुई है। राजस्थानी उपभाषा है ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब 5 उपभाषाएं जो हैं ये हिंदी से संबंधित हैं, लेकिन इनसे 18 बोलियों का जो जन्म हुआ है किस प्रकार से हुआ है देखिएगा। पश्चिमी हिंदी, पश्चिम के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी है उसे बोलते हैं पश्चिमी हिंदी। यहाँ खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी इतनी बोलियां बोली जाती हैं, ठीक। और पूर्वी हिंदी जो है अवधी, यहाँ पे जो पूर्व के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी है उसे बोलते हैं पूर्वी हिंदी। इससे अवधी बोली का जन्म हुआ। बघेली तथा छत्तीसगढ़ी, जैसे आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र जो राज्य हैं वो पूर्व के क्षेत्र में है, तो और उत्तर प्रदेश में अवधी बोली बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलाकर के अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां बोली जाती हैं। ये सभी पूर्व में राज्य पड़ते हैं। बिहारी है तो बिहारी में मगही बोली बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। हालांकि बिहार के अलावा भी उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी बोली जाती है, जैसे जौनपुर जैसे जिला में, ठीक, उसको मैं आगे बताऊंगा। पहाड़ी है मतलब पहाड़ों वाले क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा है या बोली है उसे बोलते हैं कुमाऊनी, नेपाली या गढ़वाली। उसके बाद जो राजस्थान में बोली जाने वाली जो हिंदी है इसे बोलते हैं राजस्थानी। यहाँ से 4 बोलियों का जन्म हुआ, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। तो 5 भाषाओं से 18 बोलियों का जन्म हुआ है। ये भाषा क्या होता है, उपभाषा क्या होता है, बोली क्या होता है। भाषा के छोटे रूप को हम बोलते हैं उपभाषा, उपभाषा के छोटे रूप को हम बोलते हैं बोली, बोली के छोटे रूप को हम बोलते हैं क्षेत्रीय बोली तथा क्षेत्रीय बोली के छोटे रूप को हम बोलते हैं व्यक्ति बोली। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से अपभ्रंश हैं, उनसे कौन कौन से उपभाषाओं का जन्म हुआ है और कौन सी उपभाषा हिंदी से संबंधित है और उस उपभाषा से कौन सी बोली का जन्म हुआ है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आने वाली अगली वीडियो के माध्यम से मैं इन बोलियों का क्षेत्रीय विस्तार बताऊंगा कि ये बोलियां किस किस स्थानों पर, किस किस जगहों पर बोली जाती हैं, विस्तार रूप से आपको मैं बताऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।